Hello guys, my name is Aswini Kumar Deep and welcome to my channel English Lit Academy. Today's topic is structuralism. In today's video, we'll understand what structuralism is, its origin, key concepts, major thinkers, and its importance in literary studies. If you are preparing for CUT PG, UGC NET, MA English, or any other literature related exams, this topic is very important for you guys. Okay, so before going to the topic, have you ever wondered whether stories, myths, and literary texts follow certain hidden patterns? Can literature be studied like a system where every element is connected to another? There are the questions that structuralism tries to answer, guys. So, in this video, let's explore one of the most fascinating approaches to literary criticism in a simple and exam oriented way, guys. So, स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक important concept है guys, right? This is such an important concept, important literary and cultural theory based upon language, literature and human thinking, right? इसके पीछे जो है छिपे हुए स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स को जो है हम अगर स्टडी करते हैं, राइट, अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म। यानी ये थ्योरी जो है ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान का सोचने का तरीका और लिटरेचर का जो मीनिंग किन हिडन पैटर्न्स और रूल्स पर बेस्ड होता है, हमें वो जानने का कोशिश करना है गाइस। सो स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना है कि किसी भी टेस्ट का मीनिंग जो है, किसी भी टेस्ट का मीनिंग जो है सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स, कैरेक्टर्स या इवेंट से नहीं बनता है गाइस, ठीक है? मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो है किसी भी टेस्ट का मीनिंग जो है सिर्फ इंडिविजुअल रिलेशन या फिर मीनिंग अलग होके, इंडिविजुअल वर्ड से, कैरेक्टर से अलग होके, इवेंट से अलग होके नहीं बनता है गाइस, बल्कि मीनिंग जो है उनके बीच के, मीनिंग जो है उनके बीच के रिलेशनशिप से बनता है गाइस। समझे? मीनिंग जो है उनके बीच के रिलेशनशिप्स, सिस्टम्स और पैटर्न से क्रिएट होता है। मतलब एक वर्ड या कैरेक्टर अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता है गाइस, ठीक है? यहाँ पे जो है एक वर्ड और कैरेक्टर जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि दूसरे बल्कि दूसरे एलिमेंट्स का साथ भी उसका कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? दूसरे कनेक्शन के साथ भी उसका एलिमेंट जो है सेम होता है गाइस, ठीक है? इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके, दैट गुड वर्ड, द एग्जांपल इज गुड। ये गुड का वर्ड दे दिया मैंने आपको, है ना? अब इसको समझना चाहते हैं अगर हम, तो उसका ऑपोजिट वाला मीनिंग हमें समझना है, राइट? गुड का ऑपोजिट क्या है? एविल, राइट? गुड का ऑपोजिट क्या है? एविल। अब ऑपोजिट होने की वजह से जो है हमें ये मीनिंग समझ आता है, क्योंकि गुड मतलब अच्छाई, अच्छाई अच्छाई है तो बुराई भी होगा, राइट? इसी तरह जो है लिटरेचर में भी कैरेक्टर्स और थीम्स एक दूसरे के रिलेशन से मीनिंग क्रिएट करते हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है गुड और एविल का, जैसे वो दोनों जो है अपने मीनिंग से कनेक्शंस रखते हैं, ऑपोजिट मीनिंग से कनेक्शन रखते हैं, वैसे ही जो है यहाँ लिटरेचर में भी कैरेक्टर्स और थीम्स जो है हमारे, ये कैरेक्टर्स जो थीम्स जो हैं एक दूसरे के रिलेशन से मीनिंग क्रिएट करते हैं गाइस, ठीक है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है लिटरेचर भी लैंग्वेज की तरह एक सिस्टम है जो सर्टेन रूल्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है गाइस, फॉलोज सर्टेन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स गाइस। लिटरेचर जो है फंक्शंस लाइक ए लैंग्वेज सिस्टम। लिटरेचर जो है एक लैंग्वेज की तरह एक सिस्टम है जो सर्टेन रूल्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। यानी हर स्टोरी, पोएम या नोवेल के अंदर जो है कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं गाइस, ठीक है? ध्यान से समझिए गाइस ये कॉन्सेप्ट, ये जो है यानी कि हर एक स्टोरी, पोएम या नोवेल के अंदर जो है कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज सिस्टम्स होते हैं गाइस, ठीक है? तो जिनके वजह से जो है हमें
उसका मीनिंग बनाना पड़ता है या फिर उसका मीनिंग बन जाता है गाइस, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है 20th सेंचुरी में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया था, राइट, यहाँ पे मेंशन है, राइट। स्ट्रक्चरलिज्म जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल अप्रोचेस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। पहले जो है पहले जो है ये इन्फ्लुएंस नहीं होने के पहले क्रिटिक्स का माइंडसेट कैसा था, और ये जब इन्फ्लुएंस हुआ गाइस तब क्रिटिक्स का माइंडसेट कैसे बन गया। ये आपको मैंने रशियन फॉर्मलिज्म में भी समझाया था कि इसके पहले जो है क्रिटिक्स जो है पहले मेनली ऑथर की लाइफ पे फोकस करते थे, उसकी इमोशंस पे फोकस करते थे या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर फोकस करते थे, राइट। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसने अटेंशन किसके तरफ अपना पूरा शिफ्ट करवा दिया, टेक्स्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर टेक्स्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। अब रशियन फॉर्मलिज्म ने क्या करा था, उसने अपना शिफ्ट किस पे करवा दिया था, रशियन फॉर्मलिज्म ने डेप्थ एनालिसिस में, लिटरेरी एनालिसिस में, ब्यूटीनेस में, लिटरेरी डिवाइसेस में उसने अपना माइंड शिफ्ट करवा दिया था। जैसे क्रिटिक्स लोगों का, वैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या करा है, उसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसकी ओर अपना अटेंशन बढ़ा दिया गाइस। मतलब कि अभी कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या देखते हैं गाइस, स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ये देखते हैं कि टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, ये आप नोट कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपको की पॉइंट्स वगैरह दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपको हर जगह पे नहीं मिल सकता है गाइस, ठीक है, इसीलिए। हाउ टू यूज लैंग्वेज, हाउ टू यूज लैंग्वेज। अब है हाउ डज पैटर्न्स एंड सिंबल्स वर्क, हाउ डज पैटर्न्स एंड सिंबल वर्क गाइस, ठीक है। अब है हाउ डिफरेंट हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स आर connected, how different elements are connected with each other, connected with each other guys, ठीक है। यही वो फोकस करने वाली चीजें हैं अभी जो स्ट्रक्चरलिस्ट से जो है स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स फोकस ऑन किस किस पे फोकस करते हैं गाइस, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं उस पे फोकस करते हैं, कैसे पैटर्न्स और सिंबल्स वर्क करते हैं, और हाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इस पे अभी फोकस करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे। सो स्ट्रक्चरलिज्म का जो डेवलपमेंट जो हुआ था मेनली कहाँ पे हुआ था गाइस, यूरोप में हुआ था, राइट। कहाँ पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। और कब हुआ था, ईयरली 20th सेंचुरी में हुआ था, राइट, ईयरली 20th सेंचुरी में हुआ था। अब धीरे धीरे जो है जब ये डेवलप हुआ उसके बाद ये फेमस होने लगा, राइट। और ये फेमस कब हुआ था गाइस, स्पेशली 1950s एंड 1960s में फेमस हुआ था गाइस। इसका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये थ्योरी जो है सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है गाइस, ये थ्योरी जो है सिर्फ लिटरेचर में ही यूज नहीं हुआ है गाइस, इसका ना डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, लिंग्विस्टिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में गाइस, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक्स का मतलब ये है कि जो हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उसे हम कहेंगे लिंग्विस्टिक्स,
और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जो कि ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है, उसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। बाकी फिलोसफी तो आपको आता ही है, साइकोलॉजी का मतलब भी आपको पता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी मतलब आपको पता है, राइट। अब जो ये रूट्स हैं, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है अभी एक इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी बन गया है गाइस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है क्या बन गया है, एक इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी बन गया है, जो कि अलग अलग फील्ड्स में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, अलग अलग फील्ड्स में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है गाइस। अब जो है देखो, स्ट्रक्चरलिज्म की रूट्स, स्ट्रक्चरलिज्म जो रूट्स हैं वो किन किन में पाई जाती हैं, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में पाई जाती हैं, राइट। और स्पेशली in the theories of Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure। अब फर्डिनेंड डी सोस्योर ये कौन है, राइट, सवाल तो उठेगा ही मन में। अब ये हैं एक स्विस लिंग्विस्टिक्स, ही इज ए स्विस लिंग्विस्ट, ही इज ए स्विस लिंग्विस्ट, जिन्होंने लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के रूप में समझाया गाइस, कि मतलब लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड रूप है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, इस पे आप अपना मन मर्जी का कुछ नहीं डाल सकते, आप मन मर्जी से कुछ अपना कर नहीं सकते हैं, ये एक सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमको समझाया गाइस, ठीक है। अब उनका मानना था कि लैंग्वेज जो है गाइस रैंडम नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, कि लैंग्वेज जो है रैंडम नहीं होता है गाइस, बल्कि उसका एक सिस्टम होता है जिसमें हर वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेशन का मीनिंग क्रिएट करते हैं, और इसी आइडिया जो है बाद में स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन बना दिया गया गाइस, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज देखते हैं हम। स्ट्रक्चरलिज्म के जो आइडियाज ने बहुत मतलब थिंकर्स को जो है इन्फ्लुएंस कर दिया। देखो, सोशियोस आइडिया इन्फ्लुएंस्ड मैनी थिंकर्स, राइट। और लेटर स्कॉलर्स ने जो है स्ट्रक्चरल मेथड्स को लिटरेचर में भी डाल दिया। लेटर लेटर इन्फ्लुएंस होने के बाद स्ट्रक्चरल मेथड्स को जो है उन्होंने किस में डाल दिया, लिटरेचर में डाल दिया, मिथ्स में डाल दिया, कल्चर में डाल दिया, एंड सोशल सिस्टम पे डाल दिया गाइस, ठीक है। मतलब कि अप्लाई कर दिया, अप्लाइड, राइट, अप्लाइड कर दिया। अब मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं हर चीज के पीछे, स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं हर चीज के पीछे एक उनका हिडन स्ट्रक्चर्स देखते हैं और एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। समझ में आया आपको। अब स्ट्रक्चरलिज्म का जो मेन एम है, स्ट्रक्चरलिज्म का जो मेन एम लिटरेचर को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिवली वे में स्टडी करना है गाइस, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म का क्या एम है गाइस, लिटरेचर को जो है साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है। यानी कोई भी पोएम ले लो आप, कोई भी नॉवल ले लो, या कोई भी स्टोरी जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है गाइस, उनके अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी पोएम, कोई भी नॉवल, या कोई भी आप कह सकते हो कि स्टोरी जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करती है, वो जो है लैंग्वेज और कल्चर के बड़े सिस्टम से कनेक्टेड होता है गाइस। किससे कनेक्टेड होता है, सोर्सेस बिलीव दैट एवरी टेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम। वो किससे कनेक्टेड होते हैं, लार्जर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। कौन कनेक्टेड होते हैं, लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट। लैंग्वेज और कल्चर से जो है बड़े सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं, एक ओवरव्यू दे दूं ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का, स्ट्रक्चरलिज्म सिंपली कहता है कि लिटरेचर को समझने के लिए हमें जो है उसके हिडन रूल्स, उसके पैटर्न्स और उसके स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, तभी हम जो है लिटरेचर को समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। अब आते हैं फर्डिनेंड डी सोस्यूर के ही थ्योरी पे, जो लैंग्वेज थ्योरी है, ठीक है। सो ये रिफ्यूसी सोस्यूर का जो स्ट्रक्चरलिज्म का क्या माना गया है गाइस, बाप रे बाप, फादर, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। क्यों क्यों माना गया है, क्योंकि उनकी थ्योरीज ने जो है, उनके थ्योरीज ने जो है स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन रखा था गाइस। उनकी थ्योरीज ने जो है क्या रखा था,
स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन रखा था। उन्होंने जो है लैंग्वेज को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया, लैंग्वेज को समझने के लिए एक नया मेथड दे दिया, जिससे कि बाद में जो है थिंकर्स ने उसे स्ट्रक्चरलिज्म करके डेवलप किया। बाद में कैसे डेवलप किया? स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देके उसे डेवलप किया गाइस, ठीक है। अब सोशियर के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम देखें, लैंग्वेज सिर्फ जो है वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट सिंपली ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, बल्कि लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड, लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, जहां हर एलिमेंट जो है उसका मीनिंग उसका मीनिंग जो है दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बनाता है गाइस, दूसरे एलिमेंट से रिलेशन विथ अदर एलिमेंट्स, मतलब कि दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बनाता है गाइस, ठीक है। आपको समझ में आया? अब आते हैं, मैं आपको अगर सिंपली समझा दूं तो कोई भी वर्ड जो है अपना मीनिंग अकेला नहीं रखता है गाइस, ठीक है। कोई भी वर्ड जो है अपना मीनिंग अकेला नहीं रखता है, उसका मीनिंग तब समझ में आता है जब हम उसको दूसरे वर्ड के कंपैरिजन में देखते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, एक वर्ड दूं यहाँ पे फिर से, ब्लैक, ब्लैक का वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो हम ब्लैक ब्लैक का वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोने में 20% कहीं ना कहीं तो आपको व्हाइट का भी इमेजिनेशन आया होगा, राइट। हम काला करके क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सफेद भी होता है ना, इसीलिए। सो यहाँ पे यही बताया गया है गाइस कि ऑपोजिट होने के कारण हमें क्लियर उसका मीनिंग मिल जाता है, ऑपोजिट थिंकिंग होने के कारण, ठीक है। इसीलिए जो है सोशियर हमें ये कहते हैं कि मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप और डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? अगर हम उसके डिफरेंस वाले मीनिंग को समझे तो, ठीक है। अब सोशियर ने ये भी कहा है कि लैंग्वेज को कौन ऑपरेट करता है गाइस? साइंस, है ना। साइंस के थ्रू वर्क करता है। हर एक वर्ड जो है, हर एक वर्ड उसका एक साइन होता है, हर एक वर्ड का जो है एक साइन होता है, मतलब कि जो किसी आइडिया या कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है गाइस, which represents which represents any certain type of idea, राइट, या फिर कोई कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझने के लिए इंडिविजुअल वर्ड्स हमें इंडिविजुअल वर्ड्स को सेपरेटली स्टडी करना सेपरेटली स्टडी नहीं करना चाहिए गाइस। उनके अकॉर्डिंग जो है हमें लैंग्वेज को समझने के लिए इंडिविजुअल वर्ड्स का सेपरेटली स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि डिफरेंट साइंस डिफरेंट साइंस जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और रिलेशनशिप्स कैसे बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसका इंडिविजुअल वर्ड्स या उसके सेपरेटली स्टडी करने का हमें जरूरत ही नहीं है गाइस, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो जो डिफरेंट साइंस हैं एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का जो फोकस है गाइस वो वर्ड से ज्यादा उनके कनेक्शंस और पैटर्न्स पे है गाइस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वर्ड्स को मना करता है फोकस करने के लिए, और किस पे फोकस करने के लिए बोलता है गाइस? उसके कनेक्शंस पे, राइट। उसके कनेक्शंस को फोकस करो आप, उसके पैटर्न्स को फोकस करो आप करके बोलता है गाइस, ठीक है। अब सोसर की जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है गाइस, है ना, सोसर का जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है उसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मॉडर्न थॉट को ट्रांसफॉर्म, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया है गाइस, राइट। उनके आइडियाज की वजह से ही तो हमें क्रिटिक्स ने लिटरेचर को एक स्ट्रक्चर सिस्टम में समझाने का, स्टडी करने का तरीका बताया, राइट।
उन्हीं के वजह से तो हमें मिला ना गाइस, कि मतलब क्रिटिक्स को मतलब कि एक नया तरीके से पढ़ने का, लिटरेचर को समझने का, एनालिसिस करने का जरिया हमें पता चला। क्योंकि पहले के ज़माने में तो क्रिटिक्स क्या-क्या एनालाइज़ करते थे, ऑथर का लाइफ हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, इमोशंस पे वो ज़्यादा फोकस करते थे, राइट? लेकिन जब सोशियर आए तो हमें क्या-क्या मिल गया गाइस? स्ट्रक्चर पे फोकस करने के लिए मिल गया, लैंग्वेज पे फोकस करने मिल गया, सिंबल्स पे फोकस करने मिल गया, पैटर्न्स पे फोकस करने मिल गया, रिलेशनशिप्स पे फोकस करने मिल गया, एनालाइज करने का मौका मिल गया। इसी वजह से जो है सोशियर को जो है स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर माना जाता है। सोशियर को जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंकर गाइस। इसको आप ध्यान से समझिएगा गाइस, क्योंकि मैं आपको बार बार ध्यान करके इसीलिए बता रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा आप देखेंगे एग्जाम में आपको घुमा फिरा के ही पूछने वाला है गाइस। ठीक है, अगर आपको की पॉइंट्स याद हो, आपको जो फॉर्मेट याद हो, मैंने बताया हो कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ, अगर क्लियर हो तो देन आप फटाक से वो क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, फटाक से उसका क्वेश्चन को आप मिनट में सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है, इसलिए ध्यान से फोकस करिएगा गाइस। तो अब रह जब जो रह गया हमारा सोशियर का जो लैंग्वेज थ्योरी है, सोशियर का पार्ट है, हम लोग ने यहाँ पे खत्म कर दिया है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पे। जैसे कि हमने सोशियर के पार्ट में जो साइन के बारे में पता मतलब कि पढ़ा थोड़ा बहुत, अभी इसको हम डिटेली पढ़ते हैं, साइन है क्या, साइन कितने के प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो सोशियर के अकॉर्डिंग जो है ना, सोशियर के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या है गाइस? साइंस है, राइट? विच इज द बेसिक यूनिट, यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, राइट? सोशियर के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या होता है गाइस? साइन। यानी लैंग्वेज जो है साइंस से मिलकर बनती है गाइस। लैंग्वेज किससे बनती है? लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ साइंस, राइट? हर वर्ड एक साइन की तरह काम करता है, राइट? मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि हर वर्ड जो है एक साइन की तरह काम करता है, जो किसी मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहे हो, देन आई विल गिव यू द बाउंड्रीज दैट आगे चल के आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हम सोशियर ने ये कहा है कि साइंस जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा सिग्निफायर, दूसरा हो गया सिग्निफाइड। ठीक है, अब सिग्निफायर है क्या? सिग्निफायर यह है कि जो साउंड, द साउंड मतलब कि जो हम सुनते हैं, द वर्ड जो हम लिखते हैं या फिर देखते हैं, इमेज जो हम देखते हैं, राइट? जो चीज हम सुनते हैं, देखते हैं और लिखते हैं, उसे हम एक्चुअली क्या कहेंगे? सिग्निफायर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे ट्री का, है ना, ये वर्ड मैंने आपको दे दिया, तो ये साउंड हो गया, राइट? ये एक रिटर्न फॉर्म में है, राइट? आप देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, तो ये रिटर्न फॉर्म में ट्री हो गया। अब उसके बाद आते हैं सिग्निफायर पे, वो कॉन्सेप्ट या मीनिंग जो हमारे माइंड में आता है, मतलब कि जो हम वर्ड पढ़ते हैं, है ना, उसे तो हम कहेंगे सिग्निफायर। और पढ़ने के बाद जो हमारे माइंड में, हमारे इमेज में, मतलब कि हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट होता है, जैसे कि मैंने अभी वही ट्री का नाम ले लिया, तो ट्री आपके माइंड में आ गया होगा, ट्री का इमेज, राइट? तो उसी फॉर्मेट को, उसी कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? सिग्निफाइड। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना इसकी मतलब आपने ट्री का वर्ड समझ लिया तो आप ट्री का इमेजिनेशन करना बंद कर दिया हो। कहीं ना कहीं तो आया होगा, ट्री का मतलब शेप का आपको दिखा होगा ना, राइट? तो यही जो है दोनों वर्ड्स मिलके जो है, मतलब कि दोनों सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलके जो है साइन बनता है। ठीक है, सिग्निफायर सिंपल जो है साउंड या वर्ड को दर्शाता है, और सिग्निफाइड जो है जो साउंड या वर्ड हम सुनते हैं उसका मीनिंग को दर्शाता है गाइस। अब स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना यह है गाइस कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में जो है कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है। नो
नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है, ये उनका मानना था। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो है नेचुरली फिक्स्ड नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ ना गाइस कि मतलब दोनों के बीच में नेचुरल कनेक्शन है ही नहीं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो है नेचुरली फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा गाइस, ट्री, जैसे कि मैंने ट्री बताया, इसके तो मैंने इंग्लिश में बताया, अब हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? पेड़। पेड़ कहेंगे, राइट? पेड़ बोल सकते हैं इसे हम। अब स्पेनिश में कोई और लैंग्वेज का यूज होगा, तेलुगु में कोई और लैंग्वेज का यूज होगा, उड़िया में कहीं और लैंग्वेज का यूज होगा, बंगाली में और कोई और लैंग्वेज का यूज होगा, पेड़ का लैंग्वेज कुछ और होगा, राइट? भले ही लैंग्वेज अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है सेम है गाइस, राइट? अगर नेचुरल कनेक्शन होता, अगर ये जो यहाँ पे नो लिखा है, देर इज नो नहीं लिखा होता, अगर नेचुरल कनेक्शन होता तो सेम वर्ड होते हैं और मीनिंग भी सेम होता। इंग्लिश में भी ट्री होता, इंग्लिश में तो ट्री है ही, हिंदी में भी ट्री होता, ओडिया में भी ट्री होता, स्पेनिश में भी ट्री होता, फ्रेंच में भी ट्री होता, ट्री ही बोला जाता। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश में ही ट्री बोलते हैं, बाकी सब में तो ट्री अलग है ना। इसीलिए जो है सोशर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है, द रिलेशनशिप इज आर्बिट्रेरी एंड डिपेंड्स ऑन सोशल एग्रीमेंट्स विद इन ए लैंग्वेज सिस्टम। क्यों? अब आर्बिट्रेरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड और मीनिंग का रिलेशन है गाइस, जो वर्ड और मीनिंग का रिलेशन जो है वो नेचुरल नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि सोसाइटी के एग्रीमेंट पे जो है हम, वो डिपेंड करता है कि हम वो वर्ड को क्या बुलाएं। जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी मतलब कि कोई और सोसाइटी में कुछ लैंग्वेज होता है, कोई और सोसाइटी में कुछ और लैंग्वेज यूज होता है ना? ऐसे लैंग्वेज सिस्टम का बैरियर होता है, राइट? इंग्लिश में मैंने ट्री बोल दिया, हिंदी में मैंने पेड़ बोल दिया, ओडिया में मैंने कुछ लाइक गोछो बोल दिया, बंगाली में तो मेरे को आता ही नहीं गया, आप कमेंट कर देना बंगाली में क्या बोलता है। फ्रेंच अगर आता है तो फ्रेंच में भी कर देना, ठीक है? यानी सोसाइटी जो है डिसाइड करता है कौन सा वर्ड किस मीनिंग के लिए यूज होगा गाइस, ठीक है? ये आपको समझ में आया? सिंपल समझ लीजिए गाइस, यहाँ पे जो अगर नेचुरल कनेक्शन होता तो लैंग्वेज में जो है सेम वर्ड यूज होता है गाइस, ठीक है? सिंपली सिंपली। सो स्ट्रक्चरलिज्म के लिए जो है ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दिस आइडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता है गाइस, है ना? मीनिंग जो है फिक्स्ड नहीं होता है, मीनिंग लैंग्वेज सिस्टम और सोशल कन्वेंशंस के थ्रू क्रिएट होता है गाइस। अब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही तो स्ट्रक्चरलिस्ट का जो लैंग्वेज है और लिटरेचर को है एक स्ट्रक्चर सिस्टम के रूप में स्टडी करने के लिए फोर्स करते हैं, राइट? अब ये लैंग्वेज सिस्टम ही जो है आगे जाके हम इसको ही डीप एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमें ये स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट समझ में आता है, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमें समझ में आता है, हम मीनिंग के थ्रू गो थ्रू करते हैं, राइट? मीनिंग के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ साइन क्लियर हो गया है तब हम अब चलते हैं दूसरे टॉपिक हैं गाइस, लैंग्यू एंड पैरोल पे, ठीक है? सो लैंग्वेज और पैरोल जो है गाइस, सोशियर के जो है दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है गाइस, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है गाइस, ठीक है? ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ठीक है? अब सोशियर ने जो है यहाँ पे लैंग्वेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गाइस, ठीक है? उन्होंने क्या करा, लैंग्वेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गाइस, टू पार्ट्स। वो एक पार्ट क्या है उसमें से, लैंग्यू है, और दूसरा पार्ट है पैरोल, है ना? अब दोनों का लैंग्वेज जो है, दोनों जो है सेम लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, और दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग होता है। दोनों जो है लैंग्वेज से ही रिलेटेड होते हैं गाइस, लेकिन जो है दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कैसे? हम आते हैं लैंग्यू पे। पहले पहला पार्ट क्या है, पॉइंट आता है लैंग्यू पे। तो लैंग्यू का मतलब है गाइस, लैंग्वेज का जो कंप्लीट सिस्टम है, लैंग्वेज का जो कंप्लीट सिस्टम है और जो रूल्स हैं जो हम लैंग्वेज को बनाने के लिए फॉलो करते हैं, हम ही नहीं जो सोसाइटी भी फॉलो करती है, उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्यू, ठीक है?
बेसिकली ये जो है एक स्ट्रक्चर है ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर कैसे है? अब स्ट्रक्चर क्यों है? लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर क्या क्या है गाइस? जैसे कि हो गया ग्रामर, हो गया रूल्स, हो गए सेंटेंस पैटर्न्स, हो गए वोकेबुलरी, हो गया, ये सब जो है लैंग्वेज का पार्ट होता है गाइस। बेसिकली अगर हम बोला जाए कुल मिला के लैंग्वेज को हम लैंग्वेज सिस्टम का भी नाम दे सकते हैं गाइस। लैंग्वेज को जो हम लैंग्वेज सिस्टम का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज सिस्टम में क्या क्या आता है गाइस? इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि ग्रामर के रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ग्रामर के रूल्स क्या क्या है गाइस? सब्जेक्ट सभी ने अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ये होता है। उसके बाद टेंस आते हैं, टेंस रहते हैं। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशंस के रूल्स रहते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस के रूल्स रहते हैं। तो सोसाइटी जो है ये सब ग्रामेटिकल सिस्टम्स के जितने भी फॉर्मेट्स है सबको फॉलो करती है। लैंग्वेज के जितने भी सिस्टम है सबको फॉलो करती है ना? अब जो फॉलो करते हैं ना उन्हीं को क्या, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे गाइस। समझ गए? अब आते हैं हम पैरोल पे गाइस। पैरोल पे। अब पैरोल का मतलब क्या है? जो हम लैंग्वेज से जो सिस्टम फॉलो करते हैं, जो हम सीखते हैं कि मतलब सब्जेक्ट कैसे लगाना है, वर्ब कैसे लगाना है, ऑब्जेक्ट कैसे लगाना है, टेंस कैसे लगाना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, हम जो सीखते हैं ना गाइस, सीखने के बाद उसको हम थोड़ी ना माइंड में रखेंगे हमेशा। ऑब्वियसली विल इम्प्लीमेंट इट समवेयर एल्स। कभी ना कभी तो हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, लिखित में एक्सप्रेस कर लिए या फिर कभी ओरली एक्सप्रेस कर लिए, है ना? तो जो हम एक्सप्रेस करेंगे, जो एक्चुअल यूज है उसका एक्चुअल यूज जो है इंडिविजुअल पर्सन अपने स्पीच में यूज करेगा या फिर अपने राइटिंग में यूज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे गाइस? पैरोल कहेंगे गाइस। ठीक है? समझ में आ गया आपको? अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाओ, अगर आपको लैंग्वेज का जो प्रैक्टिकल यूज होता है हम उसे जो कहेंगे पैरोल। ठीक है? जब कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है ना गाइस, या फिर समझ लो वो ऐसे लिखता है, समझ लो वो कोई स्टोरी नोवेल लिखता है प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना? तो हम क्या कहेंगे? उससे पैरोल कहेंगे गाइस। अब देखो गाइस, हर पर्सन का बोलने का नजरिया अलग होता है, देखने का नजरिया अलग होता है, बोलने का एक्सेंट अलग होता है। किसी का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल होता है, मतलब कि कई कई लोग जो है सिंपल नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि एक वर्ड का जो सिनोनिम होता है ना, राइट, लेकिन वो नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं। और कई कई लोग होते हैं जो कि पोएटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट? तो हर किसी का जो है पेरोल अलग होता है गाइस। ठीक है? अब मैं आपको एक प्रॉपर डिफरेंस समझा देता हूँ दोनों के बीच में, ताकि आपका जो ये लैंग्वेज और पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली एक पार्ट में एक झटके में क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है? लैंग्वेज जो है गाइस वो रूल्स और स्ट्रक्चर कहा जाता है गाइस। ठीक है? और पैरोल जो है गाइस, जो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर आप यूज करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना गाइस, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्चुअल यूजेज को जो हम कहेंगे पैरोल कहेंगे गाइस। ठीक है? अब लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चरलिस्ट के द्वारा ज्यादा फोकस किया जाता है गाइस। स्ट्रक्चरलिस्ट मेनली फोकस ऑन लैंग्वेज। क्यों? क्यों लैंग्वेज? क्योंकि वो लैंग्वेज क्या करता है, वो लैंग्वेज के हिडन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए उत्सुक रहता है गाइस। उत्सुक रहता है हमेशा, जो है वो एक ऑलवेज रेडी पॉइंट पे रहता है गाइस। ठीक है? अब उनका मानना है कि कम्युनिकेशन और मीनिंग को कंट्रोल करने वाले जो अंडरलाइंग रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल स्पीच गाइस। ठीक है? उनका मानना ये है कि ये जो मीनिंग, कम्युनिकेशन और मीनिंग को कंट्रोल करने वाली जो ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, किसे? कम्युनिकेशन और मीनिंग को जो कंट्रोल करने वाली अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, उस रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्पीच। ठीक है? सो अभी स्ट्रक्चरलिस्ट ये देखते हैं बेसिकली कि लैंग्वेज का सिस्टम कैसे काम करता है, मीनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, रूल्स और स्ट्रक्चर्स कम्युनिकेशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है?
तो सो इस सब में जो चीज़ है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरलिस्ट किसे फोकस करते हैं, लैंग्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लैंग्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट वे में लैंग्वेज ऑफ पैरोल का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ गाइस, सिंपल सिंपल बहुत से सिंपल एग्जांपल कोर्स का, ठीक है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। यही स्लाइड जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देगा गाइस, ठीक है। अब मैंने ले लिया है फुटबॉल का एग्जांपल। अब फुटबॉल में कैसा होता है गाइस, उसमें कंपलसरी जो है 11 प्लेयर्स इन फील्ड, सॉरी 11 प्लेयर्स ऑन फील्ड रहना चाहिए गाइस। उसके बाद 5 सब्स्टिट्यूट्स आर अलाउड, राइट। हर एक टीम में जो है 5 सब्स्टिट्यूट्स ही रहने चाहिए ईच टीम, राइट। उसके बाद हैंडबॉल, यानी कि जो हाथ में टच हो जाता है बॉल, ये ऐसे तो नहीं ना कि मतलब आप हाथ से भी खेल सकते हो फुटबॉल, नहीं, हाथ में अगर टच हो गया तो हैंडबॉल, राइट। तो ये सब जो है ये रूल्स ऑफ फुटबॉल है गाइस, रूल्स ऑफ फुटबॉल। तो ये रूल्स ऑफ फुटबॉल को हम लैंग्यू कहेंगे गाइस, ठीक है। आपको बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको हम बाद में लैंग्वेज में भी कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो रूल्स ऑफ फुटबॉल हो गए, ये सब क्या हो गया, लैंग्यू हो गया गाइस। उसके बाद जो एक्चुअल टीम, जो प्लेयर्स का जो एक्चुअल गेम होता है, जो ऑन फील्ड जाके खेलते हैं, राइट, ये जो रूल्स को फॉलो करके, रूल्स ऑफ फुटबॉल को फॉलो करके, उसे हम कहेंगे पैरोल। ध्यान से समझना गए, जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो सीखते हैं पहले, उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्यू। और लिंक रूल्स को सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि खेलते हैं, उसे हम कहेंगे पैरोल। सिंपल सिंपल वे में अगर हम इसको लैंग्वेज में देखेंगे, है ना, लैंग्वेज में, तो ये जो हमारा ग्रामर सिस्टम है, ग्रामर सिस्टम है, इसे हम कहेंगे लैंग्यू। एक ग्रामर सिस्टम जो है हम इसे कहेंगे लैंग्यू। और उसके बाद वो ग्रामर सिस्टम को फॉलो करने के बाद हम अगर इसको रियल स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो इसे हम कहेंगे पैरोल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे गाइस, पैरोल कहेंगे गाइस, ठीक है। ये जो है गाइस, दोनों लैंग्वेज और पैरोल जो है स्ट्रक्चरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है गाइस, कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं बाइनरी ऑपोजिशन पे। बाइनरी ऑपोजिशन जो है गाइस, ये हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, स्ट्रक्चरलिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। सो इसमें जो है बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब ये है कि ऑपोजिट आइडियाज को पेयर करना गाइस। जो ऑपोजिट आइडियाज का जो पेयरिंग होता है ना, वो, जैसे कि स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग जो है, बिलीव दैट ह्यूमन थिंकिंग अक्सर ऑपोजिट आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही काम करता है गाइस, वर्क्स थ्रू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट आइडियाज में, यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बिलीव ये करते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग जो है अक्सर ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही काम करता है। और यहाँ जो है इंसान दुनिया को कॉन्ट्रास्ट्स और ऑपोजिट्स के थ्रू ही समझता है गाइस, ठीक है। कैसे समझता है, अगर यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल है गुड और एविल का। अगर यहाँ पे एविल नहीं होता तो क्या हम गुड को समझ पाते हैं? गुड को तब समझते हैं जब हम एविल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। जब हम तभी हम गुड को समझ पाएंगे जब एविल का कॉन्सेप्ट रहेगा। और उसके बाद लाइट, लाइफ हो गया, देख लो, लाइफ, लाइट, मेल, नेचर, हीरो। लाइफ का कॉन्सेप्ट तभी समझ पाते हैं हम जबकि डेथ का कॉन्सेप्ट है, राइट। लाइट का कॉन्सेप्ट हम तभी समझ पाते हैं जैसे कि डार्कनेस का कॉन्सेप्ट है, राइट, ऑपोजिट्स वगैरह। इसीलिए जो है स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट्स में ही मीनिंग समझे जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट जो है क्या होता है गाइस, मीनिंग जो है ऑपोजिशन से ही क्रिएट होता है। मीनिंग क्रिएट्स थ्रू oppositions, creates through oppositions, right, मीनिंग क्रिएट्स थ्रू oppositions गाइस, ठीक है।
सो अब आते हैं कॉमन बाइनरी एग्जांपल्स, जो है ये मैंने आपको दे दिया है गाइस, गुड एविल वगैरह हो गया, ये सब जो है इसीलिए मैंने आपको दिया है क्योंकि ये जो है लिटरेचर और कल्चर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है गाइस, यूज्ड इन लिटरेचर एंड कल्चर, और वो भी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ओपोजि जो बाइनरी ओपोजिशन का मैंने मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, उसका रोल क्या है लिटरेचर में, रोल होना चाहिए ना, तभी तो हमने यहाँ पे दे दिया है, राइट। अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ये एग्जामिन करते हैं कि जो ये ओपोजिशंस लिटरेरी टेक्स्ट हैं, ये जो ओपोजिशंस ऑपरेट विथ लिटरेरी टेक्स्ट हैं, इसमें से जो है कैसे काम करता है, हाउ हाउ दिस लिटरेरी टेक्स्ट वर्क्स, राइट। वो देखते हैं स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो देखते हैं स्टोरीज का कॉन्फ्लिक्ट किस अपोजिशन पर बेस्ड है। उसके बाद वो देखते हैं करेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे अपोजिशन से अपोजिट कैसे हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं कि थीम्स कॉन्ट्रास्ट के थ्रू कैसे डेवलप करता है, ठीक है। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टोरी में हीरो और विलन है तो दोनों एक बाइनरी ओपोजिशन ही क्रिएट करते हैं, राइट। मतलब कि हीरो अगर है सिनेमा में तो वो ऑब्वियसली अच्छाई का अच्छा काम करेगा, और विलन है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट काम करेगा। अच्छाई के ऑपोजिट क्या है, बुरा काम, एविल काम ही करेगा, राइट। अब ये जो थीम्स हैं, ये इस पे जो है कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं गाइस। थीम्स पे जो है कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जो है स्टोरीज को शेप करते हैं कैसे वो बताता है, कैरेक्टर्स को अच्छे से डिफाइन करता है, थीम्स को जो है कैरेक्टर्स के थ्रू ही स्ट्रॉन्ग बनाता है गाइस। और ये जो है कल्चरल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट्स करता है, क्रिएट्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल एग्जांपल में अगर दूं तो अगर लाइट का मैं यूज करूं किसी भी सिनेमेटिक सेटिंग्स में, तो उसमें हम होप, लाइट इक्वल टू होप, राइट। और वैसे ही अगर मैं डार्कनेस का सेटिंग करूं किसमें, किसी भी प्ले में या फिर किसी भी स्टोरी में, देन डार्कनेस विल रिप्रेजेंट फियर एंड एविल, राइट। डर और एविल को वो इमिटेट करेगा guys। यानी कि कुल मिला के जो राइटर्स हैं ओपोजिशंस का यूज करके गाइस, ओपोजिशंस का यूज करके डीपर मीनिंग क्रिएट करते हैं, डीपर मीनिंग क्रिएट करते हैं गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे स्लाइड पे गाइस। स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्या है गाइस स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये है क्या, ये जो है गाइस स्ट्रक्चरलिज्म में जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कैसे यूज किया जाता है यहाँ पे बताया गया है गाइस। स्ट्रक्चरलिस्ट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स जो है ये हमारे लैंग्वेज को या फिर हमारे लिटरेचर को जो है कैसे स्टडी करते हैं गाइस, कैसे स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर से, है ना, उसके पैटर्न से, उसके सिस्टम से, वो सब एनालाइज करके एग्जामिन करते हैं, राइट। यानी वो टेक्स्ट के जो हिडन फॉर्म्स हैं, टेक्स्ट के जो है हिडन फ्रेमवर्क्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया था, क्रिटिक्स पहले क्या यूज करते थे, ऑथर्स का बैकग्राउंड लाइफ, पर्सनल लाइफ, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इमोशंस वगैरह यूज करते थे। लेकिन गाइस अभी के जो स्ट्रक्चरल क्रिटिक्स है वो क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज के पीछे का या फिर लिटरेचर के पीछे का स्ट्रक्चर को, उसके पैटर्न्स को या फिर उसके सिस्टम्स को वो यूज करते हैं गाइस, ठीक है। और यही जो है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, स्ट्रक्चरलिस्ट के लिए जो है टेक्स्ट इटसेल्फ ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है गाइस। टेक्स्ट ही जो है अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस हो गया है गाइस, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे रिपीटेड थीम्स रहते हैं, नरेटिव्स पैटर्न्स रहते हैं, कैरेक्टर रोल्स रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और मिथिकल पैटर्न्स रहते हैं। रिपीटेड थीम्स में क्या रहता है गाइस, जैसे कि अक्सर आप सिनेमा में देखो, लव पे डिपेंड रहता है, डेथ पे डिपेंड रहता है, पावर पे डिपेंड रहता है, बिट्रेल पे डिपेंड रहता है, और स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल पे डिपेंड रहता है, राइट। और अगर हम नेगेटिव पैटर्न्स को देखें तो इसमें क्या होता है, वही बिगिनिंग होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वही क्लाइमैक्स रहता है और वही रिजोल्यूशन भी रहता है ना। अब आते हैं कैरेक्टर रोल्स पे। कैरेक्टर रोल्स पे क्या क्या है, हीरो है, विलन है, हेल्पर है, मेंटर है, विक्टिम है, राइट। हीरो भी है, उसमें विलन भी है, हेल्पर भी है, मेंटर भी है और विक्टिम भी है ना। अब आते हैं सिंबॉलिक सिस्टम्स पे। सिंबॉलिक सिस्टम्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, डार्कनेस यूज करते हैं वो एविल और फियर दिखाने के लिए, लाइट का सेटिंग वो यूज करते हैं होप और गुडनेस समझाने के लिए, कभी कभार पानी का यूज करते हैं, पानी का सिंबल यूज करते हैं, वो पानी एक प्यूरिफिकेशन का रोल प्ले करता है, राइट, है ना। प्यूरिफिकेशन का रोल प्ले करता है, इसीलिए वो ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं। अब आते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स पे। ये लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स जो है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस स्ट्रक्चरलिस्ट जो है लैंग्वेज के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। अब वो ये एग्जामिन करते हैं वर्ड्स के रिलेशनशिप्स में क्या क्या अंतर है, ओपोजिशंस कैसे हैं, सेंटेंस का पैटर्न्स कैसा है, रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज कैसा है गाइस, यानी कि जो है लैंग्वेज का सिस्टम टेक्स्ट के मीनिंग को कैसे शेप करता है, वो ये एनालिसिस करते हैं गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम मिथिकल पैटर्न पे गाइस। अब ये जो मिथिकल पैटर्न्स है, आप देखोगे गाइस, इसमें हमेशा हर एक स्टोरी पे आप देखो हीरो का जर्नी बताया गया है ना। उसके बाद बेट हीरो का जर्नी बताया गया दिया गया है, बैटल बिटवीन गुड एंड एविल बताया गया है, सेक्रीफाइस एंड रिबर्थ बताया गया है, ओके गाइस। सो ये जो है यूनिवर्सल मिथिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस, ठीक है। यही सब जो है यूनिवर्सल मिथिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पूरा यूनिवर्स में जितने भी स्टोरीज हैं, जितने भी नॉवेल्स से, जितने भी स्टडी पैटर्न है, सब में यही थीम्स का यूज होता है, सब में यही फॉर्मेट का यूज होता है, बस स्टोरी लाइन अलग होती है गाइस, कैरेक्टर्स अलग होते हैं गाइस, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर ओवर हियर, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टोरी पे गाइस, दूसरे स्लाइड पे। ये आगे गाइस हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड मैथ स्टडीज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे लेवी स्ट्रॉस कैसे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की दुनिया में, वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के ही ये है ना गाइस, कि मतलब थिंकर है, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की दुनिया में कैसे उन्होंने जो है स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई करा, उसके बाद जो है उन्होंने ह्यूमन कल्चर और सोसाइटीज को कैसे स्टडी करा गाइस, ठीक है। उन्होंने जो है डिफरेंट कल्चर्स के मिथ्स यानी पुराने ट्रेडिशनल स्टोरीज को स्टडी किया, ठीक है, पहले। और उसको उन्होंने उसके बाद उसको नोटिस किया कि अलग अलग कल्चर की मिथ्स जो है उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और पैटर्न्स भी मिलते हैं गाइस, भले ही कल्चर अलग अलग हो उनकी, है ना। कल्चर जो है उनका भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसमें जो है वो जो स्ट्रक्चर्स है उनका वो सिमिलर है, और जो पैटर्न्स है गाइस वो भी सिमिलर हैं, डिफरेंट मे बी डिफरेंट कल्चर्स बट फाउंड सिमिलर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स गाइस, ठीक है। अब स्टोरीज जो है अलग हो सकती हैं, राइट, स्टोरीज जो है अलग हो सकती हैं, कल्चर्स जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो हिडन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है वो सब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिम, नेचर वर्सेस कल्चर, ह्यूमन वर्सेस एनिमल, लाइफ वर्सेस डेथ। क्यों गाइस? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है नेचर का रिलेशन नेचुरल वर्ल्ड से ही होता है,
और कल्चर का रिलेशन जो है ह्यूमन सोसाइटी और सिविलाइजेशन से होता है ना। इसीलिए उन्होंने नेचर और कल्चर का यहाँ पे टर्म यूज करा है। उसके बाद हम अगर देखेंगे ह्यूमन वर्सेस एनिमल में, अब ह्यूमन वर्सेस एनिमल में क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत से टॉकिंग एनिमल्स हैं, एनिमल गॉड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे कुछ थीम्स दिए गए हैं बहुत सारे स्टोरीज में, बहुत सारे प्लेस में गाइस, ठीक है। और अगर हम देखेंगे लाइफ और डेथ में, लाइफ वर्सेस डेथ में, यहाँ पे हमेशा हमेशा से क्या चलते आ रहा है, पहले जन्म होता है, उसके बाद डेथ होता है, उसके बाद फिर से रिबर्थ होता है या फिर इमोर्टलिटी होता है ना। सब ये सब जो है यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न्स होते हैं गाइस, ये सब जो है यूनिवर्सल ह्यूमन कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल, प्लीज नोट डाउन गाइस, यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न्स, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे, ही बिलीव दैट मिट्स रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाइस उनका मानना था चाहे कल्चर डिफरेंट हो, ठीक है, चाहे कल्चर डिफरेंट हो, लेकिन ह्यूमन थिंकिंग का जो बेसिक पैटर्न है वो काफी जगह अगर हम एनालिसिस करें तो वो सिमिलर होता है। यानी कि इंसान जो है नेचुरली ओपोजिशंस और पैटर्न्स के थ्रू ही सोचता है गाइस, नेचुरली ओपोजिशंस और पैटर्न्स के थ्रू ही सोचता है, ठीक है। इसी वजह से जो है दुनिया भर की मिथ्स में सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलता है, दुनिया भर की मिथ्स में जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलता है गाइस, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे थिंकर पे गाइस। सो अब आते हैं गाइस रोलैंड बार्थेस एंड स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रोलैंड बार्थेस का जो है स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ही बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो है रोलैंड बार्थेस कौन है, ये एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है। कौन है गाइस ये, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है गाइस ये, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट को जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया है गाइस, जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को जो है उन्होंने डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया गाइस, ठीक है। अब उन्होंने जो है स्ट्रक्चरलिज्म को सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं रखा था गाइस, उन्होंने जो है स्ट्रक्चरलिज्म को लिटरेचर तक ही लिमिटेड नहीं रखा था, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को जो है उन्होंने एडवर्टाइजर्स में भी अप्लाई करा, फैशन में भी अप्लाई करा, फिल्म्स में भी अप्लाई करा और पॉपुलर कल्चर में भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है एडवर्टाइजमेंट्स में भी, फैशन में भी, फिल्म्स में भी और पॉपुलर कल्चर में भी उन्होंने अप्लाई करा था गाइस, ठीक है। यानी बच्चेस का मानना था कि जो सिर्फ नॉवेल्स और पोएम्स ही जो है मीनिंग क्रिएट नहीं करती हैं गाइस, उनका मानना था कि सोसाइटी की जो ईच एंड एवरीडे वाली थिंग्स होती है ना, वो भी जो है साइंस और सिंबल्स के थ्रू ही मीनिंग प्रोड्यूस करती हैं गाइस। मतलब कि ध्यान से समझिएगा गाइस, बच्चेस का मानना था कि जो है सिर्फ नॉवेल्स और पोएम्स ही जो है मीनिंग क्रिएट नहीं करती है गाइस, बल्कि सोसाइटी की जो हर वो चीज, ईच एंड एवरीथिंग, एवरीडे थिंग्स जो भी हैं, वो साइंस और सिंबल्स के थ्रू मीनिंग प्रोड्यूस करती हैं गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे हम, बैथियस जो है वो argued that texts contain multiple layers of meaning created through cultural codes and symbols, है ना। बाथस के अकॉर्डिंग जो है किसी भी टेक्स्ट में सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता है गाइस, टेक्स्ट के जो है अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, थ्रू, किसके थ्रू, कल्चरल कोड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और साइंस के थ्रू गाइस, इसके थ्रू क्रिएट होते हैं गाइस, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एक टेक्स्ट को जो है डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया जा सकता है गाइस, ठीक है। एक टेक्स्ट को जो है डिफरेंट वेज में जो है इंटरप्रेट किया जा सकता है गाइस, ठीक है। अभी अगर मैं एग्जांपल में किसी फिल्म में, सोच लो आप, व्हाइट कलर रिपीटेडली यूज कर रहा हूँ, व्हाइट कलर का सेटिंग रखा है मैंने गाइस, ठीक है। तो व्हाइट कलर क्या इम्प्लाइज करेगी,
प्योरिटी, पीस और इनोसेंस को गाइस, है ना। यानी कि जो है टेक्स्ट हिडन सिंबल्स और कल्चरल मीनिंग्स को ही कैरी करता है गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स कम फॉर हियर, वी बिलीव रीडर शुड फोकस on how meaning is produced within the text rather than searching for the author's personal intention। यानी कि यहाँ पे बाथर्स ये बिलीव करते थे कि रीडर्स को जो है ऑथर की पर्सनल इंटेंशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में वही करते थे ना, ऑथर्स के पर्सनल इंटेंशन को ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन बर्थेस ने ये कहा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेक्स्ट मीनिंग कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि फोकस ऑन द टेक्स्ट नॉट द ऑथर, राइट। फोकस ऑन द टेक्स्ट, फोकस ऑन द टेक्स्ट नॉट द ऑथर गाइस, ठीक है। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे अगर हम देखें, उनका एक फेमस आइडिया है, क्या है, डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। ये आइडिया जो है इसका मतलब है लिटरली ऑथर की डेथ नहीं होता है गाइस, टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे किसी भी ऑथर का डेथ कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग साफ है कि टेक्स्ट का मीनिंग जो है सिर्फ ऑथर कंट्रोल नहीं करता है, उसे कौन भी और एक पार्टी है वो कंट्रोल करती है। कौन है वो है रीडर गाइस। वो क्या है, रीडर, राइट। रीडर भी कंट्रोल करती है गाइस। बार्थेस के अकॉर्डिंग जो है, जब एक टेक्स्ट जो है पब्लिश होने के बाद, नोवेल समझ लो आप, स्टोरी समझ लो, पोएम समझ लो, जो भी कुछ हो, वो रीडर के पास पहुंच जाता है, तो रीडर्स जो है उसको अपने एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। रीडर भी जो है मीनिंग क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ठीक है। और यही जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया, किसे, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म। उन्होंने ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को ही चैलेंज कर दिया कि क्या चैलेंज कर दिया है कि पहले क्रिटिक्स जो है हेवी राइटर की बायोग्राफी और पर्सनल लाइफ पर डिपेंड करते थे, लेकिन अभी जो है उनको ऑथर्स के इंटेंशन से ज्यादा रीडर्स अपने टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स पे, अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को क्रिएट करने में ज्यादा ध्यान लगाने चाहिए, है ना। इसीलिए जो है ये आइडिया मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी में बहुत इन्फ्लुएंशियल बन गया गाइस, बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया गाइस, ठीक है। अगर अभी हम दूसरे स्लाइड पे जाएंगे, है ना, ये डेथ ऑफ ऑथर के बाद में, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सिमियोटिक्स एंड स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस। सिमियोटिक्स एंड स्ट्रक्चरलिज्म पे। अब ये सिमियोटिक्स है क्या, है ना, सिमियोटिक्स क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है गाइस कि मतलब स्ट्रक्चरलिज्म का जो क्लोज कनेक्शन है वो सिमियोटिक्स से होता है। अब सिमियोटिक्स है क्या, एक स्टडी है जो साइंस और सिंबल्स के मीनिंग को एनालाइज करता है। सिमियोटिक्स क्या करता है, वो स्टडी, है ना, वो क्या स्टडी करता है, साइंस और सिंबल्स को जो है वो स्टडी करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म जो है इज क्लोजली कनेक्टेड विथ सिमियोटिक्स, राइट। सिमियोटिक्स से वो क्लोजली कनेक्टेड है, और सिमियोटिक्स जो है वो किस चीज का स्टडी करता है, वो साइंस एंड सिंबल्स का स्टडी करता है ना। सिमियोटिक्स ये स्टडी करता है कि डिफरेंट साइज और सिंबल्स में जो है मीनिंग क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अभी ये बताइए हमें, सिमियोटिक्स का मेन फोकस साइंस पर होता है, राइट। अब साइन क्या है, साइन ये है कि किसी भी ऐसी चीज को हम साइन कह सकते हैं जो किसी मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है। साइन हम ऐसे चीज को कह सकते हैं जो कि वो किसी भी मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रैफिक लाइट का, ठीक है। मैंने ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है ना। और मैंने यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लिया है नेशनल फ्लैग का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कलर्स, राइट, कलर्स का। अब समझते हैं बारी बारी में ट्रैफिक लाइट में
क्या साइन है? ट्रैफिक लाइट में अगर आप देखो रेड कलर को, रेड कलर एक साइन है ना। रेड क्या साइन, क्या मीनिंग देता है हमें कि स्टॉप। रेड होने से हमें ट्रैफिक पे स्टॉप होना है, क्या हमें आगे बढ़ जाना है? नहीं, स्टॉप होना है। वैसे ही सिमिलरली इफ यू गो फॉर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में एक कलर है, वो है व्हाइट। नेशनल कलर्स कैरीज थ्री कलर्स, राइट? नेशनल फ्लैग कैरीज थ्री कलर्स, उसमें से एक व्हाइट है। व्हाइट किसे में रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट से क्या मीनिंग हमें पता, मतलब समझ में आता है? पीस। व्हाइट मीन्स पीस और प्यूरिटी, राइट? जो कि हम आजकल की दुनिया में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं गाइस। बट हमें ये याद रखना है कि हमें पीस भी रखना है और प्यूरिटी भी रखना है हमारे जीवन में। सो अभी कलर्स भी आते हैं गाइस। अब कलर्स में एक ले लेता हूँ रैंडम कलर, ब्लैक। रैंडम नहीं, सबके चहेते चहीता कलर है ना, ब्लैक। अब ब्लैक जो है, मैं ये ड्रेस को दर्शा देता हूँ, ब्लैक ड्रेस है ना। ब्लैक ड्रेस क्यों यूज होता है गाइस? ज्यादातर मॉर्निंग में यूज होता है। मॉर्निंग यानी किसी के दुख दुख प्रकाश करने के लिए, या फिर सीरियसनेस को डिफाइन करने के लिए हम ब्लैक यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये है टोटल स्ट्रक्चर्स का व्यू है गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम, ये जो हमारा एवरीथिंग इन सोसाइटी है, एवरीथिंग इन सोसाइटी, यहाँ पे क्लोथ्स हैं, रिचुअल्स है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जेस्चर्स हैं, फिल्म्स हैं, कैन बी स्टडीड एज साइन कैरिंग मीनिंग। इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है साइन कैरीज मीनिंग। अगर हम कपड़े के बारे में देखेंगे, क्लॉथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक कपड़े का ये ना दूं, भेदभाव ना करूं, इसको थोड़ा हम प्रोफेशनल वे में ले जाते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स में अगर हम दो टाइप का चीज देखते हैं, एक होता है व्हाइट कोट और दूसरा होता है ब्लैक कोट, ठीक है। अब व्हाइट कोट जो है वो किसे दर्शाता है? डॉक्टर्स को, नर्स को, सिस्टर्स को, राइट। और ब्लैक कोट जो है वो लॉयर को। आई होप आई गिव यू द परफेक्ट एग्जांपल विदाउट हार्मिंग एनीवन्स डिग्निटी, एनीवन्स रेसिज्म, राइट। सो अब आते हैं हम रिचुअल्स पे। रिचुअल्स पे क्या है गाइस? रिलीजियस या कोई भी कल्चरल रिचुअल जो है वो एक सिंबलिक मीनिंग कैरी करता है। जैसे कि रिचुअल्स में आप इंक्लूड कर सकते हो मैरिज रिचुअल्स, है ना, फेस्टिवल के रिचुअल्स और फ्यूनरल के रिचुअल्स। और सिमिलरली वैसे हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स पे। एडवर्टाइजमेंट्स पे जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स सेल नहीं करते हैं गाइस वो, कि बल्कि एक आइडियाज, बड़े बड़े लाइफस्टाइल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ एक लग्जरी कार BMW, है ना, या फिर कोई भी टाटा का कोई भी लग्जरी कार हो, उसे ज्यादातर आप देखना गाइस, वो जो एड्स है वो ज्यादातर लग्जरी कार का एड्स कौन करता है? कोई हाई प्रोफाइल ही करता होगा। और वो लग्जरी एड्स में जो थीम है वो सक्सेस और पावर को सिंबलाइज कर रहा होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वे में लग्जरी कार को बनाएंगे, नॉर्मल थीम रखेंगे, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा गाइस, खरीद ही नहीं पाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि वी कांट अफोर्ड, मिडिल क्लास कांट अफोर्ड ए लग्जरी कार, राइट। आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है गाइस, है ना। सो लग्जरी कार को कौन अफोर्ड कर पाता है? जिसके पास पावर होता है, जिसके पास मनी होता है, जिसके पास पैसा, रुतबा, सब पावर सब होता है, वही लग्जरी कार को अफोर्ड कर सकता है ना। तो इसीलिए जो है लग्जरी कार का एडवर्टाइजमेंट किसी सक्सेसफुल पर्सन या फिर कोई पावरफुल पर्सन को ही वहां पे यूज किया जाता है गाइस। अब आते हैं जस्चर्स में। जस्चर्स पे क्या होता है? ये जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज का साइंस को डिफाइन करता है। कैसे? अगर मैं जेस्चर में अगर हैंड शेकिंग आपको एग्जांपल दूं, हैंड शेक का मतलब होता है मैं या तो आपको ग्रीट कर रहा हूँ, राइट, आपको मैं ग्रीट कर रहा हूँ। इफ अगर मैं आपको थम्स अप का सिंबल बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, थम्स अप का साइन दिखा रहा हूँ, देन आई एम गिविंग यू अप्रूवल, राइट, आई एम गिविंग यू अप्रूवल। किस चीज का? मतलब ठीक है, चलो कर लो, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, अच्छे से कर सकते हो, अप्रूवल दे रहा हूँ, थम्स अप का सिग्नेचर, राइट। अब जो है स्ट्रक्चरलिज्म एक्सपेंडेड डिटेल्ड क्रिटिसिज्म इनटू कल्चरल स्टडीज। ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म जो है कल्चरल स्टडीज में भी एक्सपेंड हो गया गाइस। किसके थ्रू एक्सपेंड हो गया? मीडिया स्टडीज। मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ गाइस, ठीक है, एंड यू विल गाइस मे बी लिटिल बिट
कंफ्यूज्ड ओवर हियर, लेकिन आप यहाँ पे अभी क्लियरली समझ जाओगे, है ना। अब जो है यहाँ पे मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म एक्सपेंडेड इनटू कल्चरल स्टडीज, लेकिन किसके थ्रू मीडिया स्ट्रक्चर, राइट। मीडिया स्ट्रक्चर, फिल्म स्टडीज, फिल्म स्टडीज गाइस, है ना। मतलब कि फिल्म जितने भी बन रहे हैं उसका स्टडीज में, या फिर फैशन स्टडीज जो भी रैंप वॉक में आता है, या फिर कोई भी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में आता है। उसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को दिखा के आप सेल कर रहे हो, राइट। एडवर्टाइजिंग एनालिसिस, आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर रिलीज हो रहा है तो आप उसको दिखाने के लिए, मतलब कि सेल करने के लिए, मतलब कि जो जितना दिखेगा वही उतना बिकेगा, उस हिसाब से, राइट। अब आते हैं हम कल्चरल स्टडीज पे गाइस, है ना। यही वो चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सपेंड करती है, कहाँ, इनटू कल्चरल स्टडीज, ठीक है। कल्चरल स्टडीज में जो है ये वर्क करती है गाइस, ठीक है। तो अब आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस। हम आते हैं अभी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे। अभी एडवांटेजेस कैसे हैं, ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म जो है ब्रॉट मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए, इसमें हमारे ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में गाइस। और कैसे कैसे में, साइंटिफिक अप्रोच करके, है ना। मतलब कि उन्होंने पहले के मेथड्स जो थे क्रिटिक्स के, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एनालिसिस करना, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का एनालिसिस करना, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा, आके डायरेक्ट वो थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए, थोड़ा साइंटिफिक मेथड यूज़ किया उन्होंने, है ना। और उन्होंने पैटर्न्स को एनालाइज करना चालू कर दिया, मतलब किसी लैंग्वेज या फिर लिटरेचर के पीछे जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं, उसको उन्होंने स्टडी करना चालू कर दिया गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम फोकस ऑन टेक्स्ट पे। उन्होंने ज़्यादा पर्सनल लाइफ से हटा के किसे, अटेंशन को उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गाइस, ऑथर को वो स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर, टेस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया गाइस, ठीक है। वैसे इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस क्यों है, बिकॉज स्ट्रक्चरलिज्म जो है सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बहुत से फील्ड में अपना झंडा गाड़ दिया गाइस, जैसे कि लिंग्विस्टिक उसमें से है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है और कल्चरल स्टडीज है। और डीप एनालिसिस करना कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्रिटिक्स को डीप एनालिसिस करके क्या हेल्प करता है, वो जो लिटरेचर हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया उसके पीछे के जो हिडन मीनिंग्स है या फिर वो पैटर्न्स है, वो जो लिटरेरी वर्ड्स के बीच पीछे, उसको वो एनालिसिस करने के लिए या फिर उसको वो निकाल के सोसाइटी के सामने रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइस, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अभी गाइस एडवांटेजेस यहाँ तक तो हमने स्ट्रक्चरलिज्म का जितना भी लाइक वाहवाही था हमने कर दिया, स्ट्रक्चरलिज्म का जितना भी इम्पोर्टेंस था हमने बता दिया, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म का जितना भी हमें प्रेज वर्क करना था हमने कर दिया। अब आते हैं थोड़ा क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म यानी, एंड आई फील लाइक मेरा वीडियो में ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहता है, क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अभी थोड़ा आके ना इसका थोड़ा बुराई करते हैं। हमने अभी जितना अच्छा ही कर दिया ना गाइस, अभी थोड़ा 2 मिनट जो है हम यहाँ पे बुराई करेंगे गाइस, किसका, क्रिटिसिज्म का, ठीक है। सो डिस्पाइट इट्स इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चरलिज्म फेस सेवरल क्रिटिसिज्म। उसके इन्फ्लुएंस बहुत से थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए हैं। कैसे, पहला उसने क्या करा भाई साहब ने, इग्नोर कर दिया, किसे इग्नोर कर दिया गाइस, इग्नोर कर दिया अपने इसको, ह्यूमन इमोशंस को, राइट। ह्यूमन इमोशंस को उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद वो आया कहाँ पे, नेग्लेक्ट हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब जब वो ह्यूमन इमोशंस को ही वो इग्नोर कर रहा है तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी तो इग्नोर कर रहा है ना, और सोसाइटिकल थॉट्स को भी वो इग्नोर कर रहा है।
है ना। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो है टेक्स्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं और कभी कभी जो है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं। ये वो बता रहा है फिक्स्ड मीनिंग प्रॉब्लम। फिक्स्ड मीनिंग प्रॉब्लम कैसे है? यहाँ पे देखिए गए फिक्स्ड मीनिंग प्रॉब्लम है वो कैसे, कि ये जो है क्रिटिसिज्म स्पेशली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया था गाइस, ठीक है। ये जो क्रिटिसिज्म है किसने दिया था? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने, स्ट्रक्चरलिज्म के स्ट्रक्चरलिस्ट ने, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में भी गाइस हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन जो है दबा के रखिएगा गाइस। क्यों? क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो छोड़ूंगा वो आप ही के लिए होगा, आपके अपडेटेड वर्जन के लिए होगा और आपकी लिटरेचर जर्नी को और आसान बनाने के लिए होगा, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का थ्योरी। स्ट्रक्चरलिज्म आपको पता है बिलीव करता है कि लाइक लैंग्वेज सिस्टम स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं उसमें, और मीनिंग जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। फिर से बता देता हूँ गाइस, स्ट्रक्चरलिज्म ये बिलीव करता है कि लैंग्वेज सिस्टम्स और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं और उसके मीनिंग्स को जो है प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा विलन का एंट्री हो गया, कौन? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का। उन्होंने क्या आर्ग्यू कर दिया कि मीनिंग्स का भी फिक्स्ड नहीं होती हैं। उन्होंने क्या आर्ग्यू कर दिया? दैट मीनिंग्स आर स्टेबल फिक्स्ड करके यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ना, क्रिटिसाइज यानी कि उन्होंने इसका ओपोज कर दिया गाइस, कि मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग जो है मीनिंग्स बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। उनका मानना था जो है लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता है ना। अगर मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ देन सडनली इफ आई गो फॉर इंग्लिश देन am I speaking the same words which I was using for Hindi? No, right? But I am using English. So, वही रीडर्स जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करते हैं, है ना। अभी हम कोई भी स्टोरी लगा देते हैं तो स्टोरी हम अपने हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से भी उसको मीनिंग डाल सकते हैं, राइट। वैसे ही एक टेक्स्ट का जो है मल्टीपल मीनिंग्स हो सकता है, यानी कि मीनिंग जो है अनस्टेबल है, हम मीनिंग्स चेंज कर सकते हैं, है ना। इसीलिए क्रिटिक्स ने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है मीनिंग से बहुत फिक्स्ड और स्टेबल मान लेता है, जो कि है नहीं। अब ओवरली साइंटिफिक क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है इतना साइंटिफिकली घुस गया, इतना मतलब लिमिट पार हो गया कि मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही किसी को न्याय देते देते अन्याय कर दिया गाइस, कि मतलब उसने, अगर आप सोचो ना गाइस कि मतलब अगर चाहते तो हम 50% जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दे सकते थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को दे सकते थे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दे सकते थे, बट क्यों? और 50% जो है हम किसे दे सकते थे? टेक्स्ट को दे सकते थे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके दे सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या करा? इन्होंने अन्याय कर दिया तो हम भी अन्याय कर देंगे। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म आके क्या कर दिया उसने, इनको न्याय देते देते टेक्स्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो फॉलो करना उन्होंने बंद कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, तो इनको न्याय देते देते इनको उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को उन्होंने बंद कर दिया देखना। तो इसीलिए वो ज्यादा कह रहे थे कि लाइक ये एक मशीन की तरह हो गया है। कैसे हो गया है? एक मशीन की तरह हो गया है, जो ज्यादा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू मी एंड एवरीवन, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज ए क्रिएटिव आर्ट फॉर्म। लिटरेचर इज ए क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, राइट। लिटरेचर एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है, बट अगर हम ये क्रिएटिव आर्ट फॉर्म का जो टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट को हम ये देख देख के उसका टेक्स्ट के पीछे की स्टोरी हम ना समझे, उसका थीम क्यों रखा गया है वो ही हम ना सोचे, तो टेक्स्ट का लिखना, टेक्स्ट का हमारे पास आना, हमें उसका पढ़ना, एवरीथिंग इज व्यर्थ गाइस, व्यर्थ है। हम अगर टेक्स्ट पढ़ के इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका आर्टिस्टिक ब्यूटी नहीं देख पा रहे हैं, उसको इमोशनल डेप्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म एक टेक्स्ट को पढ़ के हम क्या कर रहे हैं गाइस? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल, बस बेकार में हम जो है ये कर पा रहे उसको आगे बढ़ा रहे आगे बढ़ा रहे आगे बढ़ा रहे, हम बस सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। किसे? वो जो राइटर के लिखे गए
मोटिव को, मतलब कि वो स्टोरी क्यों लिखा था। अगर मैंने समझो मैंने एक ग्रीटिंग वाला पोएम लिख दिया, है ना, आपने उसको पढ़ भी लिया, आपने उसका वाह वाही कर दिया, आपको उसका वो अच्छा भी लग गया, बट मैंने वो ग्रीटिंग पोएम क्यों लिखा है, ऐसे मेरे मन में क्यों आया कि मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना गाइस कि मतलब आज खाली बैठा हूँ मैं, चलो ग्रीटिंग पोएम लिख के मैं भेज देता हूँ, नहीं ना। आई हैव ए पर्सनल मोटिव बिहाइंड इट, वही आई हैव रिटन द ग्रीटिंग पोएम, क्योंकि मैंने इसे किसी को डेडिकेट किया रहूंगा, है ना, कोई मैं दोस्त को दिया रहूंगा, किसी कई और को मैं ये दे रहूंगा। तो इसीलिए जो है, अब ध्यान से समझिएगा गाइस कि ये खाली ज्यादा अन्याय किसे दिया जा रहा है, इमोशंस को, ह्यूमन इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, है ना, और उसके बाद जो है ज्यादातर क्या बोलते हैं हमारे ब्यूटी आर्ट एनालिसिस को। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको 50-50% देना है गैस, कितना देना है, 50-50% देना है गैस, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे गाइस, कंक्लूजन पे। बेसिकली हम ये क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे, है ना, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट का, जो कि हम पूरा पूरी खत्म कर देते हैं गाइस, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है 20th सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरीज में से माना जाता है ना, और इस थ्योरी ने जो है लिटरेचर को समझने का एक कंप्लीट नया पर्सपेक्टिव दे दिया, है ना, कंप्लीट नया पर्सपेक्टिव दे दिया। स्ट्रक्चरलिज्म जो है लैंग्वेज, लिटरेचर, मिथ्स और कल्चर के पीछे हिडन स्ट्रक्चर को स्टडी करता है कि नहीं, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, लैंग्वेज, लिटरेचर, मिथ्स एंड कल्चर को स्टडी करता है, द हिडन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरलिज्म ने जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था गाइस। पहले क्रिटिक्स जो है मेनली ऑथर पे फोकस करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इमोशंस पे फोकस करते थे, लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट आने के बाद लैंग्वेज सिस्टम से फोकस करने लगे, नैरेटिव सिस्टम पे फोकस करने लगे, बाइनरी ऑपोजिशंस पे, सिंबल्स पे, पैटर्न्स पे, और इन्फ्लुएंशियल हो गए थे गाइस, है ना। और ज्यादातर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने अन्याय कर दिया इमोशंस को, है ना। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न लिटरेरी और कल्चर स्टडीज जो है वो, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म का आइडियाज भी यूज होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स हो गए, सेमियोटिक्स हो गया, है ना, सेमियोटिक्स हो गया, फिर कल्चरल स्टडीज हो गए, फिर उसके बाद फिल्म स्टडीज हो गया और मीडिया एनालिसिस हो गया, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म जो है रिमेनली हाई इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज, मतलब कि इतना सब होने के बाद भी स्ट्रक्चरलिज्म जो है आज भी highly influential or modern literary cultural studies माना गया है guys. So that's all for today's video. Thank you for watching this video. I hope this discussion on structuralism helped you guys understanding its key concepts and thinkers and significance in literary criticism. So आपको अच्छा लगा ये वीडियो, then I hope कि आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब